आसमान के ऊपर कौन रहता है? एक रोचक प्रश्न है। इस वीडियो में आज हम आपको इसका जवाब देने वाले हैं। आसमान के ऊपर क्या है? क्या कोई विशेष जीव है या केवल ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री शक्ति है? आज हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस विषय पर चर्चा करेंगे। आसमान के ऊपर कौन रहता है? सच्चाई यह है कि आसमान के ऊपर कोई भी नहीं रहता। वास्तव में वहाँ सिर्फ वायुमंडल होता है जो पृथ्वी के चारों ओर घूमता हुआ रवैया होता है। वहाँ कोई जीव प्राणी नहीं होता जो आपके मानसिक धारणाओं से अलग हो। जितना स्वप्न देखा जाता है उतना ही वहाँ वास्तव में कुछ नहीं होता। जब तक साइंस और तकनीक नए यातायात वाहनों का विकास नहीं करते हैं, लोगों का फ्लाइट जैसे उन्नत यातायात के जरिए आसमान के ऊपर जाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। आसमान कहाँ है? आपके लिए जानना महत्वपूर्ण होगा कि मेघ रहित आकाश आपके सिर पर होता है। यह जगह ऐसी है जहाँ से आप तारों को देख सकते हो जो धूमिल जंगलों से ज़्यादा आसानी से दिखते हैं। आप जहाँ भी हो, आकाश सदैव आपके साथ होता है, चाहे यह धरती के समीप हो या दूरी की वजह से छोटा या बड़ा नजर आता हो, चाहे आप सकारात्मक हो या नकारात्मक। सबसे ज़्यादा बढ़कर आज़ाद होते हुए आप आकाश में टिमटिमाते प्रश्न वाले तारों को देख सकते हैं। आकाशगंगा एक बड़ी संरचना होती है जिसमें अनगिनत तारे, धूल, गैस और अन्य पदार्थ होते हैं। ब्रह्मांड में कई आकाशगंगा होती है। हमारी आकाशगंगा का नाम मिल्की वे है। हमारी सौर मंडल का स्थान मिल्की वे आकाशगंगा के एक बाहरी भाग में है। पृथ्वी और हमारा सूरज एक संरचना का हिस्सा है। ग्रहों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, बौने ग्रह और विशाल ग्रह। बौने ग्रह जैसे पृथ्वी और मंगल स्थिर धरती और पर्वतों के साथ होते हैं। विशाल ग्रह जैसे बृहस्पति और शनि वायुमंडल और विशाल गैसों के क्षेत्रों के साथ होते हैं। उपग्रहों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, प्राकृतिक उपग्रह और कृत्रिम उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह जैसे चंद्रमा ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले आकाशीय शरीर होते हैं। कृत्रिम उपग्रह जैसे वैज्ञानिक उपकरण और संचार उपग्रह मानव द्वारा निर्मित और अंतरिक्ष में प्रेषित होते हैं। आपके मन में तारों को लेकर के भी विचार आता होगा, तो हम आपको बता दें, तारे विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि ब्राउन ड्वार्फ, वाइट ड्वार्फ, न्यूट्रॉन स्टार और काले विवर। तारों का जन्म धूल और गैस के बादलों से होता है और वे अपने जीवन के अंत में विभिन्न रूपों में मर जाते हैं। इसी श्रेणी में नवग्रह होता है। नवग्रह वे खगोलीय निकाय होते हैं जो तारों के समान नहीं होते, लेकिन उनकी गर्मी और प्रकाश के कारण चमकते हैं। नवग्रहों का वैज्ञानिक महत्व इसलिए होता है क्योंकि वे ब्रह्मांड की विकास के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। इसी श्रेणी में बढ़ते हुए हम निहारिका को देखते हैं। निहारिका एक बड़े स्तर पर गैस और धूलों के बादल होते हैं जो अक्सर तारों के जन्म और मृत्यु से संबंधित होते हैं। निहारिका कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि अणुज संश्लेषित निहारिका जो कई तारों के जन्म के स्थान के रूप में काम करते हैं, और अवशेष निहारिका जो सुपरनोवा विस्फोट के बाद बचे हुए अवशेष होते हैं। अगर हम ब्रह्मांड के जीवन की कल्पना करें तो वो बहुत ही भव्य होती है, जो कि वैज्ञानिक उनकी खोजों में लगे हुए हैं। वैज्ञानिक समुदाय ने एक्सोप्लैनेट की खोज में काम करके अन्य तारों के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों का पता लगाया है। सेटी परियोजना एक मानव की खोज का एक हिस्सा है जो अन्य ग्रहों पर संभावित जीवन के संकेतों की तलाश में है। वैज्ञानिक धारणाओं में दृढ़ गणना एक अनुमान है जो ब्रह्मांड में संभावित संवाद करने वाले सभ्यता की संख्या का निर्धारण करती है।
गोल्डी क्लास क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां एक ग्रह के लिए सही तापमान होता है ताकि वह जीवन के लिए आवश्यक द्रव्य पानी को बनाए रख सके। प्राचीन अंतरिक्ष परिप्रेक्ष्य ने हमें ब्रह्मांड में जीवन की संभावना के बारे में विचार करने के लिए प्रेरित किया है। आधुनिक खोज और विज्ञान की प्रगति ने हमें ब्रह्मांड की विस्तार से अधिक विवेचना करने के लिए संभावनाएं दी हैं। वर्तमान और भविष्य की खोज ने ब्रह्मांड में जीवन की संभावित उपस्थितियों के लिए नई दशाओं को अधिक जोड़ दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आसमान के ऊपर कौन से ग्रह और तारे होते हैं। आकाश में कई ग्रह और तारे होते हैं। उनमें सबसे पहला ग्रह सूर्य है, जो हमारी ब्रह्मांडिक परिवृत्ति का केंद्र है। सूर्य के बाद सबसे पास जब देखा जाता है तो वह शुक्र या बृहस्पति नाम का ग्रह होता है। वह प्रतिदिन सूर्य के उज्ज्वल के साथ दिखाई देता है। मंगल और शनि पृथ्वी से थोड़ा दूर होते हैं और सबसे दूर नीलकंठ ग्रह होता है। तारों में कुछ बहुत बड़े होते हैं जिन्हें केंद्रीय तारा भी कहा जाता है, जैसे शीशम चमकीला तारा सीरियस। वे आकाश में अधिक चमकदार दिखाई देते हैं और बहुत दूर से भी दिखाई देते हैं। आकाश में हमेशा कुछ नया देखने को मिलता रहता है। अब आपके मन में ये भी विचार आ रहा होगा कि आकाशगंगा में हमारा स्थान कहाँ पर है। हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी में हमारा सौर मंडल स्थित है। मंदाकिनी गैलेक्सी में स्थित अनेक समुदायों में से एक है, जिसका फैलाव हमारे सूर्य के ओरियन ग्रह करता है। यह फिर एक बहुत बड़ी आकाशगंगा के रूप में फैला है, जो भविष्य में समय के साथ स्थानों को बदलते हुए घटित हो सकती है। हालांकि सौर मंडल में हमारी आकाशगंगा का स्थान निश्चित रूप से नहीं है। हमारे मन में तरह तरह के अनेक प्रश्न उठते हैं, जैसे कि आसमान के ऊपर कैसे जीवन की संभावना हो सकती है। जब हम आसमान की ओर देखते हैं तो हमें लगता है कि ऊपर जीवन की कोई संभावना नहीं हो सकती, लेकिन तदनुसार वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया है कि वास्तव में ऊपर जीवन संभव है। वैज्ञानिक अंतरिक्ष में मानव जीवन को संभव बनाने के लिए विभिन्न विकास कार्यक्रमों का काम कर रहे हैं। अंतरिक्ष स्टेशनों के अंतर्गत अंतरिक्ष में अधिक लोगों को भेजा जा रहा है। जैसे ही इस समस्या का समाधान होगा, अंतरिक्ष में जीवन होना आसानी से संभव हो जाएगा। वैज्ञानिक बोलते हैं कि अंतरिक्ष में जीवन संभव होने के लिए संभवतः सबसे आवश्यक फैक्टर इसका अस्तित्व सुनिश्चित करना होगा, जो अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन वह संभव होने के लिए वैज्ञानिक उन्हें ध्यान में रखने के लिए अपनी सभी शक्तियों का उपयोग कर रहे हैं। हमारे मन में यह भी प्रश्न उठते हैं कि क्या आसमान के ऊपर अन्य सभ्यताएं भी हो सकती हैं? इस सवाल का जवाब डेटा से निकलता है। अंतरिक्ष अध्ययन के अनुसार आसमान में अनेक ग्रह होते हैं, जिनमें से अधिकांश सबके साथ ऐसा होता है कि उन पर जीवन नहीं हो पाता। लेकिन कुछ ग्रहों के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध होने से यह संभव होता है कि आखिरी में लाखों करोड़ों ग्रह में से कोई ऐसा ग्रह हो जिसमें पानी और ऑक्सीजन जैसे घटक मौजूद हों और जो हमारे समान जीव जंतुओं के बारे में भी शायद हमारे समान सोच सकता हो। इसलिए यह निर्भर करता है कि हम कितने जल्द ऐसे ग्रहों को खोज सकते हैं एवं हम इन सभी विविधताओं से पारंगत हो सकते हैं। हम आपको बता दें कि अंतरिक्ष में जीवन की खोज में वैज्ञानिक किस प्रकार काम कर रहे हैं। वैज्ञानिकों ने एक्स्ट्रा सोलर ग्रहों की भी खोज की है, जहां जीवन के लिए अनुकूलता मौजूद है। आपको ज़रूर पता होगा कि अंतरिक्ष के विशेषकों में प्रकाशित होने वाली खोज रियलिस्टिक मेहनत और वैज्ञानिक शोधों पर आधारित होती है। समय के साथ हमें नए ग्रहों की खोज करने और अंतरिक्ष को बेहतर समझने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा दिए जाने वाले शोध के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। आपके मन में यह भी प्रश्न उठता होगा कि आसमान धरती से कितना दूर है? धरती से आसमान की ऊंचाई कितनी होगी?
आकाश धरती से कितना ऊंचा है, यह सवाल बहुतों के मन में होता है। वैज्ञानिकों एवं शोधकर्ताओं के अनुसार धरती से आसमान की दूरी 7.5 मील होती है। इसमें आसमान की ऊंचाई का अंश भी होता है। हालांकि यह ज्ञान मात्र संभव होने के कारण निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि आसमान की सही ऊंचाई क्या है। इसका प्रभाव सभी लोगों पर हमेशा सुगम नहीं होता, इसलिए आसमान की ऊंचाई को लेकर मतभेद भी होते हैं। हालांकि एक बात तो स्पष्ट है कि धरती से आसमान की दूरी बहुत लंबी होती है। फ्रेंड्स, आप ये भी सोच रहे होंगे कि आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, तो हम आपको बता दें कि आसमान का नीला रंग सूर्य के उत्सर्ग के प्रकाश और वायुमंडल के कणों से जुड़ा होता है। सूर्य से बिखरती हुई रोशनी जब अधिक से अधिक ग्रहण करने के लिए धरती की ओर आती है तो वह वायुमंडल में मौजूद गैस के कणों से टकराती है। आसमान के सबसे आसपास के वायुमंडल में बिखरती हुई रोशनी का नीला रंग नजर आता है, इसलिए आसमान नीला नजर आता है। दोस्तों, मैं अपने विचार से यही कहूँगी कि आसमान के ऊपर कौन रहता है, यह प्रश्न वैज्ञानिकों, खगोल शास्त्रियों और जिज्ञासु लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमारे आसपास के ब्रह्मांड में विभिन्न खगोलीय निकाय, ग्रह, उपग्रह, तारे, नवग्रह और निहारिका होते हैं। वैज्ञानिक खोज और ब्रह्मांड में जीवन की संभावना के विचार एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन वर्तमान और भविष्य की खोज ने इस प्रश्न के लिए उत्सुकता और नई संभावनाओं को बढ़ाया है। मुझे उम्मीद है कि आपको पता लग गया होगा कि आसमान के ऊपर कौन रहता है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ।